आग के पास खामोशी थी। पूरव की सांस हल्की सी ऊपर नीचे हो रही थी। रुद्रांश अभी गब्बर से कुछ पूछने ही वाला था कि अंधेरे के भीतर से एक थकी हुई भारी आवाज आई। लड़के चारों चौंक पड़े। सबने पीछे मुड़कर देखा। आग की रोशनी के बाहर पेड़ों के बीच से सफेद लबादे में एक वृद्ध व्यक्ति धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। झुकी हुई कमर, सफेद दाढ़ी, हाथ में पुराना कपड़े का झोला, गांव का वही जाना पहचाना बुजुर्ग वैद्य। वो बिना किसी से कुछ कहे सीधे पूरव के पास पहुंचा। घुटनों के बल बैठा, धीरे से उसकी कलाई उठाई, नाड़ी पर उंगलियां रखी, फिर माथे को छुआ, सीने के पास कान ले जाकर कुछ पल सुना। काफी देर तक कोई कुछ नहीं बोला। आखिरकार वैद्य सीधा हुआ। चेहरे पर न घबराहट थी न उम्मीद, बस एक गहरी थकी हुई गंभीरता। उसने रुद्रांश की तरफ देखा। आप लोग पूरव के मित्र हैं? रुद्रांश ने धीरे से सिर हिलाया, फिर हाथ जोड़कर झुका। वैद्य जी, बताइए, पूरव अब कैसा है? उसे क्या हुआ है? वो ठीक तो हो जाएगा? वैद्य ने नजर नीचे कर ली। मैं झूठे दिलासे नहीं दूंगा, उसने साफ सीधी आवाज में कहा, फिर पूरव की तरफ इशारा किया। इस लड़के को बाहर से कोई बड़ी चोट नहीं है, पर इसके दिमाग के अंदर अंदरूनी नुकसान हुआ है। बजरंगी ने तुरंत पूछा, तो ये होश में क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि दिमाग ने खुद को बंद कर लिया है, वैद्य बोला। बहुत ज्यादा दबाव सह लिया इसने। रुद्रांश की आवाज भारी हो गई। मतलब कोमा? वैद्य ने सिर हिलाया। हाँ, और ऐसा कोमा जो अपने आप नहीं टूटता। आग चटकी, इसे बचाने का एक ही उपाय है, वैद्य ने आगे कहा। अगर हम किसी तरह कालधार घाटी से कुछ खास जड़ी बूटियां ला सकें। गब्बर ने पहली बार बोला। कौन सी? वैद्य ने उंगलियां गिनाई। जीव संजीवनी पत्ता, निशाशूल कंद और रक्तधूप काई। उसने रुद्रांश की आंखों में सीधे देखा। इनसे बनी औषधि अगर इसे मिल गई तो इसके होश में आने की उम्मीद है, और अगर नहीं? रुद्रांश ने पूछा। वैद्य ने गहरी सांस ली। तो ये लड़का जिंदा तो रहेगा, पर शायद जिंदगी भर ऐसे ही पड़ा रहेगा। सांस चलता हुआ शरीर, जिसके अंदर आदमी वापस नहीं आएगा। कुछ पल तक सिर्फ आग की आवाज थी। फिर गब्बर ने भारी स्वर में कहा, कालधार आसान जगह नहीं है। वैद्य ने सिर हिलाया। मैं जानता हूं, इसीलिए पहले ही कह रहा हूं, इस रास्ते पर कदम रखने से पहले अच्छी तरह सोच लेना। रुद्रांश ने पूरव की तरफ देखा, फिर आग की तरफ, फिर शांत ठोस आवाज में बोला, हम सोच चुके हैं। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जैसे ही पूरव के घर की कच्ची दीवारों पर पड़ी, पूरा गांव धीरे धीरे जाग उठा। दरवाजे के बाहर हलचल थी। कोई दूध का लोटा रख रहा था, कोई पानी, कोई वैद्य से धीमी आवाज में कुछ पूछ रहा था। घर के भीतर हवा भारी थी। पूरव चारपाई पर लेटा था। सांस चल रही थी, आंखें बंद थी। वो अकेला नहीं था, पर होश में भी नहीं। रुद्रांश दरवाजे पर रुका, एक पल के लिए, बस एक बार उसकी तरफ देखा। कुछ कहा नहीं, जैसे शब्द यहां काम के नहीं थे। गब्बर पहले ही बाहर खड़ा था। बजरंगी ने चुपचाप जूते कसे। भीम ने पीछे मुड़कर घर को देखा, फिर नजर हटा ली। कोई योजना नहीं बनी, कोई रास्ता तय नहीं हुआ। बस निकल पड़े, जैसे शरीर आगे बढ़ रहे हों और दिमाग पीछे छूट गया हो। जंगल ने उन्हें बिना किसी औपचारिकता के अपने अंदर ले लिया। शुरुआत में रास्ता खुला था, धूप छन छन कर गिर रही थी, पर दोपहर चढ़ते चढ़ते सब बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पगडंडी सिकुड़ने लगी। पेड़ पास आते गए, जैसे सुन रहे हों। फिर अचानक चारों तरफ से आवाजें उभरी। सूखी पत्तियां चरमराई, पत्थर खिसके। एक पल में पेड़ों और चट्टानों के पीछे से कम 12 लोग निकल आए। किसी के हाथ में तलवार, किसी के पास भाला, बाकी जो मिला वही हथियार। घेर लो, किसी ने चिल्लाकर कहा। शब्द पूरा भी नहीं हुआ था कि पहला वार चल चुका था। गब्बर ने आगे बढ़कर वार रोका। उसका पालतू जानवर अचानक दहाड़ा, इतनी तेज कि 2 लुटेरे पल भर के लिए पीछे हट गए।
भीम ने सामने वाले को ऐसे पकड़ा कि उसका पैर जमीन से उठा और वो दूसरे से जा टकराया। बजरंगी पीछे से आया। कोई चीख नहीं, बस एक सटीक वार, और आदमी जमीन पर था। रुद्रांश बीच में था। जहां लड़ाई टूट रही थी वही पहुंच रहा था। लड़ाई लंबी नहीं थी, पर आसान भी नहीं। खून हाथों पर फिसल रहा था। सांसें भारी हो चुकी थी। किसी ने घुटने पर मारा, किसी ने कंधे से धक्का दिया। कुछ लुटेरे भागे, बाकी वही रह गए, हिलने की हालत में नहीं। कुछ देर तक सिर्फ तेज सांसों की आवाज थी। रुद्रांश ने चारों तरफ देखा। देखो, इनके पास क्या है? थैलियां टटोली गई। कुछ सिक्के निकले, एक दो छोटे चाकू, सूखा मांस और एक मोटा चमड़े का पट्टा जिस पर पुराने रास्तों के निशान उभरे हुए थे। गब्बर ने पट्टा देखा, फिर बिना कुछ कहे उसे थैले में डाल लिया। चल पड़े। शाम ढलते ढलते पेड़ों की जगह ऊंची दीवारें दिखाई देने लगी। धूसरगढ़। दरवाजे के भीतर कदम रखते ही दुनिया बदल गई। लोहे की गंध, घोड़ों की हिनहिनाहट, हथियारों की लगातार झंकार, लोगों की आवाजों का शोर। ये सिर्फ शहर नहीं था, ये ताकत का जमावड़ा था। एक और भारी कवच पहने योद्धा खड़ा था। उसके पास से गुजरते ही हवा तक भारी लग रही थी। दूसरी तरफ एक दुबला सा आदमी खड़ा था। शरीर साधारण, पर उसकी आंखों में ऐसा दबाव कि नजर टिके नहीं। बजरंगी ने धीमे से कहा, ये लोग हमसे ऊपर हैं। भीम ने निगलते हुए सिर हिलाया। हां, और काफी ऊपर। गब्बर ने शहर को देखते हुए कहा, अच्छा है, कम से कम पता चल रहा है कि सीढ़ी कितनी लंबी है। वो शहर में घूमते रहे, सामान बेचा, सामान खरीदा, रस्सियां, कपड़े, एक मजबूत थैला, फिर एक सराय। अंदर धुआं था, हंसी थी, शोर था, खाना आया, मांस की तेज खुशबू, गरम रोटियां। गब्बर और भीम ने बिना रुके खाया। बजरंगी ने थाली अलग कर ली। भाई, उसने हाथ जोड़कर कहा, ये सब मेरे बस का नहीं। सब हंस पड़े। शराब आई। रुद्रांश ने एक घूंट लिया, फिर दूसरा। तभी एक औरत पास आई, सुंदर, आंखों में शरारत, आवाज में मिठास। अकेले हो? उसने पूछा। बजरंगी तुरंत बोला, दीदी माफ कीजिए। ठाका गूंज गया। गब्बर ने शांत स्वर में कहा, आज नहीं। रुद्रांश ने हल्का सा मुस्कुराकर सिर हिलाया। यहां कोशिश बेकार है। औरत कंधे उचकाकर मुस्कुराई और भीड़ में खो गई। कुछ देर बाद पुरानी दुकान से नक्शा खरीदा गया, बिना ज्यादा सवाल, बिना ज्यादा भरोसे। रात ढल रही थी जब बाहर निकलते वक्त वही जवान सामने आ गया। घमंड वही, आवाज ऊंची, भाग नहीं पाओगे। शाही पहरेदार उसके पीछे थे। इस बार लड़ाई तेज थी, सीधी, निर्दयी। कुछ ही पलों में तेज सवारी सामने थी। गब्बर ने लगाम पकड़ी। भीम और बजरंगी कूदे। रुद्रांश आखिरी था। पीछे से आवाज आई, रुको, पर देर हो चुकी थी। जवान जमीन पर बैठा था। घमंड पिघल चुका था। माफ करो, वो बुदबुदाया। शहर पीछे छूट गया। शहर पीछे छूट गया। रात की हवा चेहरे से टकरा रही थी। रुद्रांश ने धीरे से कहा, अब सच में। गब्बर ने बिना पीछे देखे हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, अब सफर ने कसम खा ली है जनाब कि सांसें थकेंगी मगर कदम नहीं। घोड़े की टापें एक लय में पड़ रही थी। धूसरगढ़ की रोशनियां पीछे धुंधली होती चली गई, जैसे किसी ने जानबूझकर पर्दा गिरा दिया हो। कुछ दूर चलने के बाद गब्बर ने अचानक लगाम खींची। रुको जरा। भीम और बजरंगी चौंके। क्या हुआ? बजरंगी ने पूछा। गब्बर घोड़े से उतरा। रुद्रांश भी नीचे आया। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, बस एक पल के लिए। फिर गब्बर ने अपना थैला जमीन पर रखा। शहर में घूमते वक्त वो बोला, तुम दोनों ने बहुत कुछ देखा, पर सब कुछ नहीं। भीम ने भौहें चढ़ाई। मतलब? रुद्रांश ने थैले की गांठ खोली। पहले गदा जमीन पर रखी गई, भारी, ठोस, लोहे की। चांदनी में उसका सिरा चमका। भीम की आंखें फैल गई।
ये तो। वो आगे बढ़ा, दोनों हाथों से गदा उठाई। जमीन पर उसका वजन पड़ा। धप, भीम हंस पड़ा, खुलकर, बिल्कुल बच्चे की तरह। भाई, ये तो बात बन गई। गब्बर मुस्कराया, कुछ नहीं बोला। फिर रुद्रांश ने दूसरा कपड़ा खोला। भारी फरसा, लंबा चौड़ा फल, धार सीधी नहीं पर भरोसेमंद। बजरंगी एक पल को रुक गया। मेरे लिए? उसने धीमे से पूछा। हाँ, रुद्रांश ने कहा। बजरंगी ने फरसा उठाया, दोनों हाथों से संतुलन परखा। उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। फिर उसने हथियार को माथे से लगाया। ये हल्का नहीं है, वो बोला। गब्बर हंस दिया। और तू हल्का ढूंढ रहा था? भीम ने गदा हवा में घुमाई, जोर से। अरे संभाल, बजरंगी चिल्लाया। दोनों की नोकझोंक शुरू हो गई। तू दूर रह, तू पहले सीख। देख, ऐसे पकड़ते हैं। जंगल उनकी आवाजों से गूंज उठा। रुद्रांश और गब्बर थोड़ी दूरी पर खड़े थे। चुप, रुद्रांश ने कहा। उन्हें बताना नहीं था। गब्बर ने शेर में जवाब दिया। जो हथियार पहले दिख जाए वो डर पैदा करता है, और जो अचानक मिले वो भरोसा। भीम और बजरंगी अब भी अपने अपने हथियारों में खोए थे। हंसी, उत्साह, बचकानी बहस। गब्बर ने अपनी जंजीरों को हल्का सा झटका दिया। दोनों सिरों पर लगे खंजर चांदनी में चमके। रुद्रांश ने अपनी तलवार की मूठ कस ली। चारों अलग थे, पर पहली बार पूरे। गब्बर ने आखिरी बार कहा, अब अगर रास्ता मुश्किल हुआ। भीम ने गदा कंधे पर रखी, तो मजा आएगा। बजरंगी ने फरसा सीधा किया, और डर बेकार होगा। रुद्रांश आगे बढ़ा। चले, गब्बर मुस्कराया। अब लौटना। गजल का मिसरा तो हो सकता है, पर हमारी कहानी का नहीं। और चारों नए हथियारों के साथ उस अंधेरे की ओर बढ़ गए, जो अब डरावना नहीं, बस अगला सीन था।